नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम के इस ऑनलाइन पोर्टल पर मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, पर्यावरण और पारिस्थितिकी से जुड़े हुए 300 महत्वपूर्ण तथ्यों की इस सीरीज का ये मेरा दूसरा लेक्चर है। इस सीरीज का पहला लेक्चर ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप इस चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। ये 300 महत्वपूर्ण तथ्य हमने ऐसे जुटाए हैं जो कि अक्सर परीक्षाओं में आपको देखने को मिलते हैं या फिर आगे आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए इस सीरीज को पूरा देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह के नए नए लेक्चर्स हम यहाँ लेकर के आते रहते हैं जो आपकी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो अभी तक हमने 50 फैक्ट्स देख लिए हैं, अब उससे आगे बढ़ते हैं। तो इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो एजी टांसले ने किया। ठीक है, जैसा कि मैंने जो है पिछले लेक्चर में आपको बताया कि 1935 में एजी टांसले ने इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया। अगला, जीव भार का पिरामिड, पिरामिड ऑफ बायोमास किस पारिस्थितिकी तंत्र में सीधा बनता है? तो ये स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। अगला, जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है? तो ये तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में। अगला, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्व के चरण को क्या कहते हैं? तो जैव भू रासायनिक चक्र। अगला, कौन एक जैविक अनुक्रमण, बायोटिक सक्सेशन की प्रावस्थाओं का सही क्रम है? तो नग्नीकरण, न्यूडेशन, प्रवास, माइग्रेशन, स्थापना, एसिस, प्रतिक्रिया, रिएक्शन, स्थिरीकरण, स्टेबलाइजेशन। अगला, पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण आंदोलन किया गया? तो चिपको आंदोलन उत्तराखंड गढ़वाल के एरिया में किया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था, और इससे खूब जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला, चिपको आंदोलन कब और कहां किया गया? तो 26 मार्च 1974 को उत्तराखंड में किया गया। इस आंदोलन में लोग जो है पेड़ों को पकड़ करके खड़े हो जाते थे, उनसे चिपक जाते थे कि हम इसे काटने नहीं देंगे। अगला, चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो गौरा देवी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। अगला, चिपको आंदोलन का नारा क्या था? तो पारिस्थितिकी अस्थाई मितव्ययिता। अगला, अपिको आंदोलन, कहीं कहीं एपिको भी आप सुनेंगे। अपिको आंदोलन पर्यावरण संरक्षण से संबंधित दक्षिण भारत के किस राज्य में हुआ? तो ये जो है हुआ दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में। यह जो आंदोलन था ये चिपको आंदोलन से प्रभावित था, और ये जो अपिको शब्द है ये कन्नड़ भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है गले लगाना। तो 1983 में यह प्रारंभ हुआ, जब जो है पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में हजारों लोग जंगलों की तरफ गए और पेड़ों को जो है पकड़कर उन्हें गले लगाया, और पेड़ जो है न काटे जाएं इसके लिए आंदोलन चलाया गया। अगला, पारिस्थितिकी पद छाप, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के माप की इकाई है? तो भूमंडलीय हेक्टेयर। अगला,
एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकीय पदछाप, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। अगला, किस वृक्ष को पर्यावरण के शत्रु के रूप में घोषित किया गया? तो यूकेलिप्टस को घोषित किया गया। 90 के दशक में भारत में खूब यूकेलिप्टस लगाए गए कि बहुत जल्दी ही ये पौधा विकसित होता है, 10 साल में पेड़ बन जाता है। किसानों को जो है इससे आमदनी हुई, बहुत ज़्यादा जो है ये लगा। हमारे यहाँ तो हजारों पेड़ इसके लगे। हालांकि बाद में ये पता चला कि ये तो जो है जमीनों को बंजर बना देता है। तो अब धीरे धीरे इसकी सफाई हो रही है। अगला, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इकोटोन। अगला, परितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका सही अनुक्रम क्या है? तो मैंग्रोव, घास स्थल, झील, महासागर। अगला, किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाने वाली लाइन क्या कहलाती है? तो पिक्नोक्लाइन। अगला, किसी जल निकाय में लवणता प्रवणता को प्रदर्शित करने वाली लाइन क्या कहलाती है? तो हेलोक्लाइन। अगला, किसी जल निकाय में गहराई के साथ तापमान परिवर्तन को दर्शाने वाली लाइन क्या कहलाती है? तो थर्मोक्लाइन। अगला, वर्ष 1973 में सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो अर्निज नेस ने किया। अगला, वर्ष 1917 ईस्वी में सर्वप्रथम पारिस्थितिकी नीके शब्द का प्रयोग किसने किया? तो जोसेफ ग्रीमेल ने। अगला, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो पिछले लेक्चर में जो है हमने बात की थी कि 1972 में लागू किया गया। अगला, जैव विविधता बायोडायवर्सिटी को परिभाषित किया जा सकता है किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक भौगोलिक एरिया में जो है पाए जाने वाले जीवों वनस्पतियों की संख्या। अगला, जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांकों में से कौन सा एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय क्षेत्र में माध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है? तो अल्फा सूचकांक। अगला, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो है पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। अगला, जैव विविधता शब्द को अंग्रेजी शब्द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रूप में सर्वप्रथम किसने प्रदान किया? तो रेमंड एफ दासमैन। ठीक है, तो जैव विविधता जो हम कहते हैं ये बना है जैविक विविधता से। ठीक है, तो इस शब्द को रेमंड एफ दासमैन ने जो है दिया। अगला, कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो प्राकृतिक वास का विनाश। अगला, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी किस शहर में स्थित है? तो जामनगर, गुजरात में ये स्थित है। अगला, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। खूब वर्षा, खूब धूप। अगला, जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांकों के प्रयोग की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो R.H. हिक्टेकर। अगला, सर्वाधिक जैव विविधता भारत के किस घाटी में पाई जाती है? तो शांत घाटी, केरल में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अगला, फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर कहाँ स्थित है? तो ये चमोली जिला उत्तराखंड में स्थित है। अगला, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कैसे स्थान को कहा जाता है? तो ये जो है जहां पर जातियों की पर्याप्तता तथा स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन इन जीव जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट जहां बना हुआ रहता है उसे जो है
बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट कहते हैं। अगला, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब और किसने किया? तो वर्ष 1988 में नॉर्मन मायर्स ने इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया। अगला, भारत में कितने जैव विविधता हॉट स्पॉट स्थल हैं? तो कुल 4 हैं। पूर्वी हिमालय, इसे आप हिमालयी क्षेत्र कह सकते हैं, पश्चिमी घाट, म्यांमार भारत सीमा और सूडालैंड। ठीक है, तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह म्यांमार भारत सीमा तथा सूडालैंड का ही भाग है। अगला, किसे भारत में जैविक विविध हॉट स्पॉट के रूप में पहचाना जाता है? तो पश्चिमी घाट में जो है बहुत सारी प्रजातियां रहती हैं और वो संकटग्रस्त भी है। अगला, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? ये सवाल रिपीट हो गया, प्राकृतिक आवास। अगला, कौन सी रणनीति जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? तो जैव मंडल रिजर्व बना करके जो है उन प्रजातियों को बचाया जा रहा है। अगला, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो इन सीटू संरक्षण। अगला, क्रायो बैंक XC2 संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग होती है? तो नाइट्रोजन प्रयोग होती है। अगला, प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो यह है वैश्विक ऊष्मन, ग्लोबल वार्मिंग। अगला, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा किस चीज का प्रकाशन किया जाता है? तो रेड डाटा बुक का प्रकाशन जो है इसके द्वारा किया जाता है। और अगला, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो यह है विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूची है कि कौन सी प्रजाति जो है विलुप्त होने वाली है। अगला, किसी प्रजाति को विलुप्त कब माना जाता है? कब यह माने कि कोई प्रजाति जो है विलुप्त हो गई? तो जब वो अपने प्राकृतिक आवास में 50 वर्ष से न देखी गई हो। ठीक है, तो IUCN सूची के मुख्य लाभ क्या है, इसको भी समझ लीजिए। तो स्थानीय स्तर पर संरक्षण कार्यों का निर्देशन, जैव विविधता ह्रास की लिखित सूची का निर्माण, संकटपन्न प्रजातियों की पहचान व उनका अभिलेखन, जैव विविधता के विषय में जागरूकता उत्पन्न करना। ठीक है। अगला, भारतीय पक्षियों में कौन सा सबसे अधिक संकटापन्न किस्म है? तो ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, महान भारतीय सारंग संकटग्रस्त है। अगला, पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? तो डिक्लोफिनेक सोडियम। ठीक है, तो बहुत बड़ा जो है इसने नुकसान किया। गिद्ध अब दिखते नहीं हैं। हम लोग छोटे थे, खूब गिद्ध जो है दिखते थे, अब बिल्कुल नहीं। और बहुत कम दिनों में इस दवा ने जो है गिद्धों को, ये जो है पशुओं को दिया जाता था, पशु मृत्यु होते थे, गिद्ध खाते थे और मर जाते थे। अगला, डोडो पक्षी के विलुप्त होने का कारण क्या है? तो ये प्रजनन में असफलता इसके विलुप्त होने का कारण है। अगला, भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में ग्रेटर फ्रूट बैट या उड्डयन वल्गुल फ्लाइंग फॉक्स का संबंध किससे है? चमगादड़ से। अगला, कौन सा एक विशाल समुद्री स्तनधारी विलोपन के कगार पर है? तो ड्यूगोंग जो है विलोपन के कगार पर है। अगला, किस भारतीय पशु का प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाने के कारण उसका अस्तित्व खतरे में है? तो भारतीय वन्य गधा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस सीरीज का ये मेरा दूसरा लेक्चर समाप्त हुआ।
कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करिएगा, अगर ख़राब लगा तो इसे डिसलाइक करिएगा, ताकि जो है हमें पता चले कि आपको ये पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मिलता हूँ इसी सीरीज के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।